नमस्कार। चलिए आज 29 जुलाई 2025 के कुछ ज़रूरी स्रोतों पर गहराई से नज़र डालते हैं। हमारे पास आज कानूनी सहायता से लेकर पर्यावरण, तकनीक और कुछ ऐतिहासिक बातें भी हैं। तो देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, और इन सब में एक बात जो दिख रही है वो है आत्मनिर्भरता की। सही का, और सतत विकास भी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल, चाहे वो सैनिकों की मदद हो, बाग बचाना हो या फिर ऊर्जा का मामला। तो शुरुआत करते हैं वीर परिवार सहायता योजना 2025 से। ये NALSA ने शुरू की है ना? जी हाँ, NALSA यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ये पूरे भारत के लिए है। और ये है सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। हाँ, और इसमें सिर्फ पारंपरिक मदद नहीं है, बल्कि वीडियो कंसल्टेशन, ई-लोक अदालत, ये सब भी शामिल किया गया है। अच्छा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कल्याणकारी योजना भर नहीं है। ओह। इसका सीधा संबंध संविधान के अनुच्छेद 39A से है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। अच्छा, ताकि कोई पैसे की कमी या दूसरी वजहों से न्याय से दूर न रह जाए। बिल्कुल, नालसा का काम ही इसी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाना है। समझ गए। अब जरा पर्यावरण की तरफ देखें। जी, आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है। हाँ, और भारत के लिए एक और मील का पत्थर, प्रोजेक्ट टाइगर को 52 साल पूरे हो गए। ये तो कमाल की बात है। और अब 54 टाइगर रिजर्व्स है देश में। और बाघों की संख्या भी बढ़ी है। 2022 की जो गिनती थी उसके हिसाब से 3682 बाघ। वाह। ये देखिए, ये दिखाता है कि कोशिशें रंग लाती हैं। संविधान का अनुच्छेद 48A जो कहता है पर्यावरण बचाओ, और 51AG, हाँ, नागरिकों का कर्तव्य, वन्य जीवों की रक्षा। बिल्कुल। ये आंकड़े बताते हैं कि हम सही दिशा में हैं, कम से कम इस मोर्चे पर। चलिए अब तकनीक की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने कुछ नया किया है। हाँ, एक हाइड्रोजन से चलने वाला रेल कोच पेश किया है, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित। अच्छा, ये तो भारत का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है 2030 तक, उसमें मदद करेगा। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत कैसे ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ भी जुड़ता है। ठीक है। अब कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर, कपास की बात हो रही है। कपास उत्पादकता मिशन, जी, इसका लक्ष्य है ऐसी कपास की किस्में उगाना जो जलवायु परिवर्तन झेल सकें, और वो फार्म टू फॉरेन वाला मॉडल। यानी 5F, फार्म से फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन तक। हाँ, पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना। और ये जरूरी भी है, क्योंकि भारत में कपास का रकबा तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, पर उपज यानी प्रति हेक्टेयर पैदावार उतनी नहीं है। सही। तो ये मिशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी जैसे BT कॉटन, इन सब पर जोर देगा, ताकि वैश्विक बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। और ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क जैसी दूसरी योजनाओं से भी जुड़ता है। अच्छा, अब ऊर्जा क्षेत्र पर आते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग में हमने कुछ हासिल किया है। हाँ, ये काफी अच्छी खबर है। भारत ने पेट्रोल में 12% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य समय से 2 साल पहले ही पूरा कर लिया है। अरे वाह। और अब अगला लक्ष्य? अब लक्ष्य है 2027-28 तक 20% ब्लेंडिंग का। ये थोड़ा और महत्वाकांक्षी है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए, 2 मुख्य फायदे हैं। एक तो तेल आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती है। और दूसरा? दूसरा ये कि गन्ना, मक्का उगाने वाले किसानों को एक और बाजार मिलता है, उनकी आय बढ़ती है, मतलब बायोफ्यूल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। समझ गए। अच्छा, 2 और छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो यूनेस्को। हाँ, यूनेस्को ने सिफारिश की है कि राजेंद्र चोल प्रथम का जो 1025 ईस्वी का समुद्री अभियान था, उसे वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी के तौर पर दर्ज किया जाए। जी, ये भारत की समुद्री विरासत के लिए एक बड़ी पहचान होगी। और दूसरी बात? हेवी वाटर बोर्ड ने भारत के पहले स्वदेशी ट्रिटियम एक्सट्रैक्शन प्लांट का सफल परीक्षण किया है। ट्रिटियम, ये परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है। हाँ, ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों चीजें भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान से जुड़ती हैं। एक सांस्कृतिक, दूसरी तकनीकी। बिल्कुल, एक तरफ सांस्कृतिक कूटनीति है, दूसरी तरफ तकनीकी क्षमता। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या सार निकाल सकते हैं? हमने कानूनी मदद, बाघ संरक्षण, ग्रीन टेक, कृषि, ऊर्जा, इतिहास, सब पर बात की। और जैसा हमने शुरू में कहा था, इन सब में एक धारा कॉमन है, आत्मनिर्भरता और सतत विकास। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की हो रही है, ये सब मिलकर भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगे? क्या इनमें आपस में और बेहतर तालमेल हो सकता है,
जिससे इनका मिला-जुला असर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो? ये एक विचार करने लायक सवाल।